मैं डॉक्टर रमेश शुक्ला एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द लखनऊ स्टडी स्टेशन पर। और आज आपसे बात करेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस की उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा 2016-17 के प्रश्न पत्र के बारे में। ये एग्ज़ाम आपको मालूम होगा कि ऑनलाइन हुआ था, कंप्यूटर जनित एग्ज़ाम था और 2016 का विज्ञापन है जो 17 में एग्ज़ाम इसका कंडक्ट हुआ था। तो इसमें लगभग 27 ऑनलाइन पेपर हुए थे और इसके अंतर्गत जो मैथ का सेक्शन है संख्यात्मक योग्यता का, तो उस टॉपिक को मैंने उठाया है। और इससे पहले ये चूँकि परसेंटेज का है और परसेंटेज में जब जितने भी आपके 27 पेपर हैं इसमें जो भी सवाल पूछे गए हैं उनको कम्प्लीटली मैं हल करा दूंगा। मेरे ख्याल से 2-3 सब में पूछे गए हैं, तो 27 का मतलब है लगभग 70-75 सवाल होने चाहिए। तो जितने भी वीडियो में आएगा क्रम से हल करा दूंगा। और इसके पहले प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट का मैं करा चुका हूं और एवरेज का भी हो चुका है, तो आप उसको देखिए क्योंकि आए हुए जो सवाल हैं इन सवालों की प्रकृति को समझने का आपको मौका बढ़िया सा मिलेगा। तो इसमें आप देखिए पहला सवाल ये है कि निम्नलिखित 4 उम्मीदवार ABC और D द्वारा प्राप्त अंक A को 560 में से 420 मिलते हैं, B को 720 में से 560 मिलते हैं, C को 500 में से 415 मिलते हैं और D को 650 में से 485 मिलते हैं। किसके अंकों का प्रतिशत सर्वोच्च से दूसरे पायदान पे है, यानी टॉप सेकंड, सर्वोच्च से दूसरे पायदान पे, मीन्स हमें टॉप सेकंड परसेंटेज को सॉर्ट आउट करना है। अच्छा, तो सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें जो बेस अंक हैं ये सबके डिफर हैं, तो जाहिर सी बात है हमें परसेंटेज निकालना होगा। आप क्या करेंगे, देखिए अगर हम A की बात करें सबसे पहले, है ना, अगर हम A की बात करें तो A को जो अंक मिले हैं वो 420 मिले हुए हैं और किस में, तो 560 में। देखता हूँ इसका परसेंटेज क्या है। आपका ये 0 कट जाएगा, 7 छंग 42 और 7 अठे 56 और 8 सते 56 और 8 पन 40, 75%। A को मिले अंक 75% है। दूसरे व्यक्ति के पास आ जाए B को जो नंबर मिले हैं वो 560 नंबर मिले हुए हैं और किस में, तो 720 में। अब 720 में 560 नंबर मिले हैं, इसका परसेंटेज चेक करिए। किससे काट देता हूँ, 8 से। 8 सते 56, 8 नवा 72 और ये 0 हो गया, यहाँ से आ गया। तो इसको कैलकुलेट करते हैं, तो 9 सते 63, फिर आपका 7 बच जाएगा, 9 सते 63, फिर 7 बच जाएगा, 9 सते 63, 9 सते 63, यानी 77.77% B को मिला है। और C को मिले नंबर क्या हैं, तो C को 415 नंबर मिले हैं और किस में, तो 500 में। ये आपका इंटू 100 करेंगे, यहाँ से काट देंगे, 5 अठे 40 और 5 तिहाई 15, 83% इसको मिल गए। और उसके बाद D को कितना नंबर मिला है इसका आप निकाल लीजिए। D को 650 में से 485 मिला है, 650 में से इंटू 100। इसको भी कैलकुलेट कर लो। ऐसा करते 5 से काट देते हैं ऊपर, 5 9 45 और 3 बच गया, 5 सते 35 और 5 से इधर काट देते हैं, 5 से कम 5 और 5 तिहाई 15, 130 आ गया और गुणे 100, तो 0 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। 970/13, 13 सते 91, 6 बच गया, 13 चौको 52, दशमलव लग गया, 8 13 चौको 52 हो गया, 8 और फिर 13 छंग 78, 6। आगे करने की ज़रूरत नहीं है, पर्याप्त है। आपसे पूछा है किसके अंक का प्रतिशत टॉप सेकंड है, सर्वोच्च से दूसरे पायदान पे है, तो टॉप तो आपका C हो गया ना, ये फर्स्ट हो गया। 83 से कम ये है आपका B, है ना, B, ये सेकंड हो गया।
और टॉप सेकंड पूछा है तो आपका आंसर बी हो जाएगा, जिसमें बी लिखा है ये आपका आंसर ए ऑप्शन होगा। टॉप सेकंड कौन सा है? बी है। बी को जो है 77.77% मिले हैं और ए को इससे कम मिला है, सबसे कम डी को मिला है। और टॉप कौन सा है? 83 है। अब दूसरा सवाल देख लीजिए। दूसरा क्वेश्चन क्या है? 4800 रुपये का 16/3% का 0.25% का मान आपको बताना है। इसको आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और एक बार समझिएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे और इसी तरह से आपके यूपीएसआई में जो परसेंटेज से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए हैं वो कम्प्लीटली मैं हल करा दूंगा। ये देखिए आप, 4800 रुपये का 16/2/3%, तो 16/2/3 को हम 50/3 लिख सकते हैं, है ना। 50/3 और इंटू 100, ठीक है। 16 इसका, 3 इसका हो गया और बटा 100। अब इसी का हमें निकालना है 0.25%, तो गुणे 0.25 और बटा 100, ठीक है। अब एक काम करते हैं, इसको ध्यान रखिएगा कि कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए 0 0 यहाँ से कैंसिल कर दिया और 50 से इसे काट दिया तो ये 2 हो गया और ये 2 3 2 6 हो गया, 6 8 48 हो गया, 25 8 200 और यहाँ दशमलव लग गया है ना, 25 8 200 ये दशमलव है, तो 2 रुपये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। एक तरीका तो ये है। अच्छा, दूसरा तरीका हमने आपको बताया था कि प्रतिशत और फ्रैक्शन को इंटरचेंज करना तेज़ी से आना चाहिए। अब प्रतिशत और फ्रैक्शन का इंटरचेंज क्या होता है? प्रतिशत और फ्रैक्शन का जो इंटरचेंज होता है 16/2/3% का मतलब 1/6 होता है। तो 4800 का आपने जब 1/6 निकाला तो ये तो वर्बली निकाल सकते थे कि 800 हो गया, 6 8 48, और 800 का 0.25% निकालना आसान था। 0 0 कट गया, 25 8 200 ये दशमलव लग जाएगा, आपका आंसर 2 रुपये आ जाएगा। तो कहीं से भी करिए, यहाँ से करिए, यहाँ से करिए, आप इजी वे में कर सकते हैं और बहुत आसान सा सवाल पूछा गया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपका 3 नंबर और 4 नंबर है और काफ़ी अच्छा सवाल है 3 नंबर आपका। एक तीरंदाज सटीकता के एक निश्चित प्रतिशत पर, ध्यान से देखिएगा, काफ़ी अच्छा सवाल लिखा हुआ है। एक तीरंदाज सटीकता के एक निश्चित प्रतिशत पर लक्ष्य को भेद सकता है। अगर मौसम तूफानी हो जाता है तो उसकी सटीकता 20% कम हो जाती है। कहने का मतलब है कि अगर मौसम ख़राब हो जाता है तो उसकी जो परफॉर्मेंस की दर है वो 20% कम हो जाती है। अगर वह तूफानी मौसम में 350 शॉट में से 196 बार लक्ष्य को भेद सकता है तो सामान्य परिस्थितियों में 250 शॉट में से लक्ष्य को भेदने की उसकी मारक दर क्या है? ऑप्शन दिए हैं 300 शॉट, 175 शॉट, 200 शॉट और 250 शॉट। आप यहाँ पे देखिए, जब मौसम ख़राब होता है, अगर मौसम तूफ़ानी होता है तो 350 शॉट में से 196 वो लगाता है। तो मैं ये चेक करता हूँ कि 100 में से वह कितने शॉट लगाएगा, यानी 196 शॉट वो 350 में लगाता है जब मौसम ख़राब होता है, तो 196 शॉट वो 350 में लगाता है जब मौसम ख़राब होता है। इसका मतलब है कि 100 में उसकी दर क्या है? तो इसे आप कैलकुलेट करिए और किससे ये कट जाएगा? 7 से कट जाएगा। 0 तो यहाँ से ख़त्म कर देते हैं और 7 पचे 35 हो गया, 7 दूनी 14, 7 अठे 56, 5 दूनी 10, 28 दूना 56, 56 शॉट वो लगाता है, ठीक है। 56 शॉट लगाता है 100 में। अब अगर मौसम ख़राब ना होता, मौसम तूफ़ानी ना होता, चूँकि मौसम तूफ़ानी होता है तो 20% कैपेसिटी उसकी घट जाती है। बाय द वे मौसम अगर सामान्य होता तो वो 56 की जगह कितना लगाता? 56 फिर 80% है, चाहिए 100%। इसका मतलब है कि वो 70 शॉट लगाता। अगर मौसम सही होता तो वो 70 शॉट लगाता और मौसम ख़राब होने की कंडीशन में 100 में से 56 शॉट लगा रहा है। अब आप पूछ रहे हो
कि 250 में वो कितने शॉट लगा सकता है। तो आपका 70 शॉट वो लगाता है 100 में, तो फिर 250 में कितना लगा देगा, आप इसको कैलकुलेट कर दीजिए, आंसर आपका आ जाएगा, है ना। यहाँ से 1 0 यहाँ से कट जाएगा, 1 यहाँ से कट जाएगा, 1 यहाँ से, 1 यहाँ से, 25 सत्ते 175। तो इसका आंसर होगा 175 शॉट वो लगा सकता था। आपका आंसर ये आ जाएगा, है ना, 175। आप देखिएगा बहुत ही इंटरेस्टिंग और अच्छा सा सवाल है, और एग्जामिनेशन हॉल के अंदर सडनली अगर ऐसे सवाल आ जाते तो इनमें कोई ट्रिक नहीं काम करती। इनमें अगर आपकी समझ मैथ पे डेवलप हो गई है, आपका बेस है, आपका फंडामेंटल, अगर आपकी आधारिक तैयारी अच्छी है, तो आप इजी वे में कर सकते हैं, वर्बली कर सकते हैं। तो इसमें क्या था कि उसकी जो निशाना लगाने की कैपेसिटी है वो 20% खराब हो जाती है जब मौसम खराब होता है ना। तो 350 में से 196 लगाता है, तो हमने कहा 100 में कितने लगाता है, 100 में 56 लगाता है, राइट। दिया 350 में है, चाहिए 100 में, तो जो दिया है उसको नीचे कर दो, जो चाहिए उसको ऊपर ले लो। तो 56 खराब मौसम में लगाता है। बाय द वे अगर नहीं खराब होता तो ये दिया है 80%, चूँकि यह खराब के साथ है तो 80 हो गया, चाहिए आपको अच्छे मौसम में 100, तो 70 शॉट लगाता। तो 100 में 70 लगाता तो 250 में कितना लगाता, आपका 25 सत्ते 175। अब आपका ये नीचे एक सवाल और लिखा है, इसी समय इसको देख लीजिए, और ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दिया हुआ है ना। इसमें अगला क्वेश्चन जो 4 नंबर है, इसमें लिखा हुआ है प्रत्येक दिन जन्म लेने वालों की संख्या समान मानते हुए जनसंख्या का प्रतिशत पता लगाएं जिनका जन्म अधिवर्ष का मतलब मालूम है लीप ईयर, अधिवर्ष का मतलब लीप ईयर, यानी एक ऐसा वर्ष जिसमें फरवरी में 29 डेज होते हैं। सामान्य परिस्थितियों में फरवरी में कितने दिन होते हैं, 28, बट अगर अधिवर्ष है मीन्स लीप ईयर है तो फरवरी में 29 डेज होंगे। तो अधिवर्ष में फरवरी के अंतिम दिन आता है, ठीक है। तो प्रत्येक दिन जन्म लेने वालों की संख्या समान मानते हुए, आप ऐसा मान लीजिए कि साल भर समान संख्या में लोग पैदा हो रहे हैं, तो फरवरी के अंतिम दिन जो लोग पैदा हुए हैं वो पूरे अधिवर्ष का कितने प्रतिशत है। आप देखिए ऑप्शन दिए हुए हैं, तो यहाँ बड़ा सामान्य सा मैटर है। आप सोच लीजिए कि प्रतिदिन, राइट, प्रतिदिन m लोग पैदा हो रहे हैं, है ना, प्रतिदिन m लोग पैदा हो रहे हैं। तो जो लीप ईयर आपका है, जिसको अधिवर्ष बोल रहे हैं, लीप ईयर, तो 366 दिन होते हैं लीप ईयर में। सामान्य वर्ष में 365 होता है, तो 366 m बच्चे पैदा हो गए, ठीक है। अब 366 m बच्चे पैदा हो गए और एक दिन में m पैदा होते हैं, तो m 366 m का कितने प्रतिशत है, तो m कट जाएगा। आप 100 को डिवाइड कर दीजिए किससे, 366 से, ये हो गया। इसमें हम क्या करते हैं, यहाँ लगा लेते हैं, ये तो जाएगा है नहीं, यहाँ हम दशमलव लगा लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे अब यहाँ पे हम दशमलव लगा लेते हैं और एक बार शून्य उतार लेते हैं, क्योंकि 100 में तो 366 जाएगा नहीं, ये कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, 0.2, है ना। तो ये 2 छंग हो गया आपका 12 के 2, 2 छंग 12, 1 13 और 7, ये 7 हो गया। अब देखिए जो भी आएगा 0.2 आएगा, तो ये तो हो नहीं सकता क्योंकि ये 2 पॉइंट लिखा हुआ है, और यहाँ पे 0.02 लिखा है, और यहाँ पे 0.06 लिखा है। इसका मतलब आपका सही आंसर ये है ना। अनावश्यक टाइम किल करने की ज़रूरत नहीं होती है, वहाँ आपका कोई ये नहीं देखेगा कि आप रफ कितना अच्छा कर रहे हैं। आपको एक कदम और हम आगे सॉल्व कर देते हैं, यहाँ 8 आ जाएगा और ये 6 आ जाएगा, इधर कट जाएगा आपका, सॉरी कटेगा नहीं, इधर आ जाएगा 2, है ना, 9 में से 7 जाएगा तो 2 आ जाएगा। अब 0 उतार लो आप, और ये कितने बार चला जाएगा, तो आप मान के चलिए 350 है, तो 3 7 8 बार जाएगा, नहीं ज़्यादा हो जाएगा, 7 बार जाएगा। 7 छंग 42 के 2 हो गया, 7 छंग 42 और 4 46 का 6 हो गया।
फिर 4 आ रहा है, 7 त्रिक 21 और 4 25 हो गया। अब आप देखिए 0.72 चला गया, वो आपको आंसर दिख रहा है। तो अनावश्यक कहीं पे भी टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं होती है, आपका आंसर यहीं से क्लियर हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इसमें 3 सवाल हैं, 5 नंबर, 6 नंबर और 7 नंबर, सभी के ऑप्शन दिए हुए और ये सब आपके जो है यूपीएसआई 2016-17 के ऑनलाइन पेपर के आए हुए प्रश्न हैं। तो इनको गंभीरता से लीजिएगा और इससे किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं इस पे हमारी एक सामान्य दृष्टि बनती है, एक दृष्टिकोण बनता है और उसी के अकॉर्डिंग हम अपनी तैयारी को मेंटेन करते हैं। पहला सवाल इसमें है 5वां नंबर, अगर एक संख्या का 50% दूसरी संख्या के बराबर है तो उनका अनुपात क्या है, यानी उन संख्याओं का अनुपात क्या है। तो एक चीज़ आपको यहाँ पे बता दें कि ये जो संख्या होता है, कोई भी संख्या हो, 2 है, 10 है, 50 है, 20 है, बाई परसेंटेज 100 होती है, 100% होती है कोई भी संख्या अपनी पहचान के साथ, जब तक कि किसी अदर नंबर से उसका हम कंपैरिजन न करें, तुलना न करें। यानी कोई भी संख्या नेचुरली 100% होती है, अगर बढ़ाई जा रही है तो 100 प्लस और घटाई जा रही है तो 100 माइनस होगी। तो एक संख्या, चलिए पहली को हम मान लेते हैं x और दूसरी को y मान लेते हैं, हालांकि इसकी भी जरूरत नहीं है, दिख रहा है आंसर इसका। तो x का 50% यानी पहली का 50% बराबर है y का 100%, यानी दूसरी कंप्लीट संख्या उसका ये 50% है। तो x और y में रिलेशन क्या होगा, इनवर्स रिलेशन होगा। ये हो जाएगा x बटा 50 और ये आपका हो गया y बटा 100 हो गया। तो एलसीएम इसका कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। और यहाँ पे आप जो है 50 दूना ये 2 आ जाएगा और यहाँ पे आपका 100 एकम 100 आ जाएगा, यानी इसका 2 1 का संबंध हो जाएगा। हालांकि x लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, फर्स्ट का 50%, सेकंड का 100% इक्वल है, 2 1 का संबंध होगा। तो आप इसको इजी वे में चेक कर सकते हैं, इसका आंसर बी सही होगा, है ना, ये बी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट सा सवाल लिखा हुआ है और ये आपका मेंसुरेशन से जाके टकराएगा। एक सिलेंडर की रेडियस को, यानी एक सिलेंडर की त्रिज्या को और ऊंचाई को क्रमशः 50% और 75% बढ़ा दिया गया है और आपसे पूछा जा रहा है कि मूल आयतन को एक प्राप्त आयतन के प्रतिशत के रूप में व्यक्त करिए। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और लिखा भी काफ़ी बढ़िया सा है। एक सिलेंडर का मतलब बेलन से होता है, राइट। ये देखिए मैं सिंपल सा बना के दिखा रहा हूँ, ये सिलेंडर का मतलब बेलन हो गया। अब बेलन का जो वॉल्यूम होता है, आयतन होता है, आपको मालूम है कि बेलन का आयतन जो होता है वो पाई आर स्क्वायर एच होता है ना। बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच होता है। अब सबसे बड़ी बात ये है कि इसकी जो विमाएँ थी और जो बढ़ाने के बाद होंगी, तो बढ़ाने के बाद या बढ़ाने के पहले अगर हमें इसका आयतन निकालना है, इसका वॉल्यूम निकालना है, तो फार्मूला तो सेम होगा, है ना। पाई आर स्क्वायर एच पे पहले भी हम काम करेंगे और पाई आर स्क्वायर एच पे अब भी हम काम करेंगे, राइट। चाहे बढ़ाने के पहले या बढ़ाने के बाद अगर वॉल्यूम निकालना है तो फार्मूला तो एग्जैक्टली वही होगा। अच्छा, इसमें पाई का रोल भी वही होगा। तो बदलने वाली चीज़ तो रेडियस और ऊंचाई है जो सिलेंडर में बदलेंगी, उनको आप बढ़ाएंगे या घटाएंगे तो वो बदल जाएंगी, लेकिन पाई की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, ये नहीं बदलेगी। तो यहाँ पे मैं ये कह देता हूँ कि पहले जो भी हमारे सिलेंडर की रेडियस थी वो 100% थी, तो आर स्क्वायर का मतलब 100 हो गया, और जो ऊंचाई थी वो भी 100% थी, तो ये 300 हो गए। आप समझ रहे हैं, इसकी जो भी रेडियस थी मुझे नहीं मालूम क्या थी, लेकिन नेचुरली 100% थी, चाहे 10 मीटर रही हो, 2 मीटर रही हो, 2 सेंटीमीटर रही हो, XYZ कुछ भी रही हो, आर स्क्वायर का मतलब 100। और इसकी जो भी ऊंचाई रही हो, 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, नेचुरली वो भी 100% थी। अब आपने रेडियस को कितना बढ़ाया है, 50%, तो 200 रेडियस के अकॉर्डिंग थे, तो ये हो जाएगा 150 × 150, ठीक है। ऊंचाई को आपने 75% बढ़ाया है, तो अकॉर्डिंग टू ऊंचाई कितनी हो जाएगी, इंटू 175। ये हो गया। आप इजी वे में काट दीजिए। देखिए क्या करता हूँ, 50 दूना 100
50 तिहाई 150, 50 दूना 100 और 50 तिहाई 150, 25 चौको 100 और 25 सत्ते 175, 7 त्रिक 21 तिहाई 63 इधर आ जाएगा और इधर 2 दूना 4 चौक 16। मूल आयतन ये है और नया आयतन आपका ये है। ठीक है, ये बढ़ाने के बाद है, ये पहले वाला है। बहुत ही इजी वे में बता सकते हैं। तो आपसे क्या पूछा गया है कि मूल आयतन को एक प्राप्त आयतन के प्रतिशत के रूप में प्रेजेंट करिए। तो मूल आयतन तो ये है और प्राप्त आयतन आपका ये है 6300। ठीक है, और पूछ रहा है कितने परसेंट है, तो 100 से गुणा कर दीजिए परसेंटेज निकालने के लिए। तो ये कितना हो गया, 1600 को भाग देना है 63 से। तो 1600 को 63 से भाग देना है, हम ऊपर लिख के आपको दिखाते हैं, है ना। ये 1600 हो गया और इसे हमें 63 से डिवाइड करना है, 2 बार जाएगा। ये 63 दूना 126 हो गया, है ना। और यहाँ 34 बच जाएगा, ये 0 हो गया। तो आप देख लीजिए कौन सा आंसर सही होगा। अभी तो आंसर नहीं कर सकते हैं, ये दोनों नहीं होंगे, है ना। मैं आपको वो बता रहा हूँ कि वहाँ आप रुक जाएं, काम ही ना करते रहें। ये दोनों नहीं हो सकते हैं क्योंकि 2 बार चला गया है। अब CD में कुछ भी हो सकता है। एक बार मैं फिर ट्राई करता हूँ, 5 बार जाएगा, 6 पंचे 30, 5 तिहाई 15 और ये 5 छक्का 30, 315 हो गया। ये कट गया, 25 आ गया। अब 25 हो गया और यहाँ 28 है। आगे हम नहीं निकालेंगे, आपका आंसर 25 पॉइंट वाला होगा जो भी होगा। तो आपका सही आंसर क्या होगा, ये होगा 25.39%। जो बेसिक इसका आयतन था, नए आयतन का 25.39%। पूरा आप कैलकुलेटर से काट के चेक कर लीजिएगा। जहाँ पे आपका काम हो जाए वहीं पे ड्रॉप कर देना। बहुत अंतिम परिणाम तक पहुँचाने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप तुरंत ही नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे ताकि आप टाइम को मैनेज करते रहें। लास्ट सवाल लिखा हुआ है, इसको भी देख लीजिए और इसको अच्छे से समझिएगा और इसको इसी स्टाइल से करिए, ये सबसे बढ़िया है। ठीक है, लास्ट सवाल और इसमें 7 नंबर लिखा हुआ है, इसको देखिए। ये 7 नंबर क्वेश्चन जो है ध्यान से एक बार देखेंगे आप जो है, और इसके बाद 3 सवाल और आपको बताएंगे। एक वीडियो में 10 सवाल होंगे और जितने भी पूछे गए होंगे, चूँकि अभी काउंटिंग हमें नहीं मालूम है कितने हैं, तो किसी में 2 हैं, किसी में 3 हैं, किसी में 1 भी है, किसी में 4 भी हो गया है। तो जितने भी होंगे वो मैं करा दूंगा। हाँ, लास्ट सवाल ये 7वां, अगर Q P के 20% के बराबर है, अगर Q कामा लगा है P के 20% के बराबर है और R Q के 30% के बराबर है, तो निम्न में से कौन सा विकल्प R के 30% के बराबर है। P का 1.6%, P का 0.6%, P का 0.8%, क्या P का 1.8%। इस तरह के सवाल थोड़ा सा डिस्टर्ब करते हैं निर्णय लेने में, लेकिन जिनकी मैथ अच्छी है, जिनका बेस अच्छा है, उन्हें प्रॉब्लम नहीं है। बट कुछ बच्चे हैं जिन्हें डिसीजन लेने में दिक्कत आती है। आप देखिए, अगर Q की बात की जा रही है, कंपैरिजन P से किया जा रहा है। अगर Q P के 20% के बराबर है, मैं यहाँ पे सिर्फ ये बोल देता हूँ कि साहब Q जो है वो 100 है। ठीक है, इतनी सी बात बोल देता हूँ, Q जो है ये 100 है। और आप कह रहे हो कि अगर Q P के 20% के बराबर है, तो इसका मतलब कि P की वैल्यू क्या है, आपकी P की वैल्यू क्या होगी, वो 500 हो जाएगी। कैसे, यहाँ मैं साफ सुथरा लिखता हूँ, यहाँ पे निकाल के दिखा देता हूँ कि 100 जो है Q है वो 20% है, चाहिए हमें 100%। तो 20 पंचे 100 और ये कितना हो गया, 500 हो गया। अब देखिए Q P का कितने परसेंट है, 20% है। अगर Q P के 20% के बराबर है तो ये 100 500 का कितना होगा, 20% होगा। फिर आगे लिखा हुआ है और R Q के 30% के बराबर है, तो R कितना हो जाएगा, Q का 30% मतलब 30 ही हो जाएगा। ये हो गया। तो निम्न में से कौन सा विकल्प R के 30% के बराबर है। तो R का अब 30%, तो 30 का 30% कितना हो जाएगा, 30 का 30%, 30 गुणे 30/100, यानी ये कितना हो जाएगा, 9। अब 9 आ गया और पूछ रहे हैं P का कितने परसेंट है, तो 9 500 का कितने परसेंट है, 9/500,
500 गुणे 100, 0 0 कट जाएगा, 5 एकम 5 और 5 अठे 40, 1.8%। काफ़ी बहुत अच्छा सवाल कह सकते हैं इसको, बस कंपैरिजन करना था और सबसे इम्पॉर्टेंट ये लाइन समझने वाली थी। ठीक है कि Q जो भी है मुझे नहीं मालूम, लेकिन P का 20% है, Q 100 है, राइट 100 है और ये 20% है, चाहिए हमें 100%, इसका मतलब ये 500% है। अब ये इसका 30% है तो 100 का 30% क्या होगा, 30 ही होगा। अब इसका 30% 9 हो गया, 9 इसका कितने परसेंट है, 1.8% है। बस उलझाने की कोशिश करते हैं, बाकी कुछ भी नहीं है। सवाल का मतलब ही होता है, मैथ का सवाल का मतलब होता है प्रॉब्लम, और प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है हमें एग्ज़ाम के अंदर, अंडर प्रेशर सॉल्व करना होता है, यही दक्षता हमारी चेक की जाती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 8 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लिखा है 8वां। श्री मुकेश एक व्यापारी हैं जिनके पास ए और बी दो उत्पाद हैं। ए में 40% लोहा और 60% जस्ता मौजूद है, जबकि उत्पाद बी में 35% लोहा, 40% जस्ता और 25% कांसा मौजूद है। अगर उत्पाद ए और बी 1:4 के अनुपात में मिलाए गए हैं तो क्रमशः कितने प्रतिशत लोहा और जस्ता नवनिर्मित उत्पाद में मौजूद होगा। कहने का मतलब है कि दोनों उत्पादों में से, यानी और ए और बी में से 1:4 के रेशियो में, 1:4 के रेशियो में लेकर एक नया उत्पाद तैयार किया जा रहा है। उसमें जो है लोहे और जस्ते की मात्रा क्या होगी। तो देखिए ये ऑप्शन तो देखते ही गलत हो गया, क्योंकि कोई भी चीज़ 100% होती है, परफेक्ट है। तो ये 55 और 65 मिला करके 120 हो जाएगा, तो ये तो देखते ही गलत है। इस तरह के ऑप्शन आप काटना सीखिए, इनमें से कोई सही होगा। लेकिन एग्जैक्टली हम निकालते हैं, 1:4 के अनुपात में दोनों मिलाए गए हैं, तो मान लेता हूँ कि ये उत्पाद ए है और ये बी है, तो हम इससे 100 kg ले लेते हैं और इससे 400 kg ले लेते हैं। क्यों 100 kg और 400 kg मान लिया, इसलिए कि कैलकुलेशन हमारा अच्छा रहे, और 1:4 के अनुपात में लिया है तो पहला वाला 100 kg ले लेता हूँ, दूसरा 400 kg ले लेता हूँ। अच्छा, उत्पाद ए में 40% लोहा है, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, 40% लोहा का मतलब क्या हुआ, 40 kg लोहा निकल गया, है ना, 40 kg लोहा, ठीक है, 40 kg लोहा निकल गया और 60% इसमें जस्ता है, तो 60 kg आपका जस्ता निकल गया। तो ये तो आपका ए हो गया, ए का मैटर ख़त्म हो गया। अच्छा, इसमें 3 चीज़ें आपकी हैं, 3 चीज़ें हैं, देखिए कौन कौन सी 3 चीज़ें हैं। बी उत्पाद जो आपका है इसमें 35% लोहा है, तो 400 का 35% लोहा निकालना है ना, 35% लोहा, लो हम 60 में लिख देते हैं, समझ जाइएगा लोहा। तो 400 का 35% क्या होगा, तो 100 किलो में 35 किलो, तो 400 किलो में निकाल लेना 400 का 35%, 140 kg होगा, है ना, 35 चौको 140 kg, 0 0 100 से कट जाएगा, अलग लिख के निकाल लेना। अब 40% जस्ता है, तो 40% जस्ता है, 1 मिनट, हाँ 40% जस्ता है, जा लिख देता हूँ, जस्ता को जा लिख देता हूँ, तो 4 चौक 16, 160 kg जस्ता हो गया, ठीक है, 140 kg ये, 160 kg जस्ता हो गया। 25% जो है कांसा है इसमें, तो 25% कांसा है, अब उसमें कांसा नहीं था तो का लिख देता हूँ, और 400 का 25% 100 kg कांसा हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया। अब एक आप नया उत्पाद बनाते हो तो उसमें पूछ रहे हो कि जो नया उत्पाद बनाए हो उसमें लोहा और जस्ता का रेशियो क्या होगा। तो ये 1:4 के रेशियो में जब जाएगा तो 40 kg लोहा जाएगा यहाँ से और 140 kg यहाँ से जाएगा, ठीक है, 40 kg यहाँ से जाएगा, 140 kg यहाँ से जाएगा, तो लोहा हो जाएगा 180 kg हो जाएगा। लोहा हो गया 180 kg नए वाले में, ठीक है, 140 यहाँ से गया, 40 यहाँ से, 180 kg लोहा हो गया। तो 180 kg कहाँ हो गया लोहा, 500 में, दोनों को मिला के 500 नहीं हो गया, तो 180 kg 500 में हो गया। इसको कैलकुलेट कर दोगे तो 36% आ जाएगा,
36% लोहा हो गया। अच्छा, अब जस्ता देखो, जस्ता जो है इधर से 60 केजी ले रहे हो और यहाँ से 160 केजी ले रहे हो, तो 220 केजी जस्ता हो गया किस में, 500 में, गुणे 100 कर दो, तो 44% जो है आपका, ये हटा देते हैं, 44% आपका जस्ता हो गया, 44% जस्ता हो गया, 36% जो है आपका लोहा हो गया। और कहाँ से, ए और बी, 100 केजी ये लिया, 400 ये लिया। क्यों लिया, क्योंकि 1-4 का संबंध था, इसको 2 में बांट दिया, इसको 3 में बांट दिया, लोहा ले लिया, जस्ता ले लिया, और टोटल मेटल 500 आई है, तो 500 में 180, 500 में 220, आपका ऑप्शन ये सही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये 9 नंबर और 10 नंबर। 9 नंबर काफ़ी सामान्य सा क्वेश्चन है और 10 थोड़ा सा स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। 9 नंबर लिखा हुआ है, अगर y x से 20% अधिक है तो x y से कितने % कम है। ठीक है, यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है। अगर y x से 20% अधिक है तो x अगर 100 है तो y कितना हो गया, 120। अगर रेशियो देखें तो 6 और 5 का हो गया। अब y वाकई x से 20% ज़्यादा हो गया, तो x y से कितने % कम है, x 1 कम है, और y पे कंपैरिजन कर लीजिए बटा 6 और गुणे 100, यानी 100/6 हो गया, है ना। x y से कितने % कम है, तो काट दीजिए, 6 1 कम 6 हो गया, और यहाँ बच गया 4, 6 छाक 36 हो गया, फिर 4 बच गया, 6 छाक 36 हो गया, फिर 4 बच गया, 6 छाक 36 हो गया, और इसी तरह से चलता रहेगा। इसको 16.67% लिख सकते हैं। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ये आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो बड़े नॉर्मल ढंग से करिए, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप आसानी से कर सकते हैं। अगला सवाल काफ़ी अच्छा है, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा, और ये स्टैंडर्ड लेवल का क्वेश्चन है, तो ये समझ गए होंगे आप, है ना। अब इसको आप देखिए, ये सवाल कैसे करेंगे। सुशांत और प्रशांत की तनख्वाह की रकमों का आधा फर्क, काफ़ी जटिल लैंग्वेज में लिखा हुआ है। सुशांत और प्रशांत की तनख्वाह की रकमों का आधा फर्क उनकी तनख्वाह की रकमों के जोड़ के 3/10 के बराबर है। सुशांत की तनख्वाह के संदर्भ में प्रशांत की तनख्वाह को दर्शाना है ना। तो सुशांत और प्रशांत की तनख्वाह की रकमों का आधा फ़र्क का मतलब अंतर, और आधा का मतलब 50%। तो ये सुशांत का वेतन हो गया और ये प्रशांत का हो गया, इनको हम S और P ही मान लेते हैं। तो सुशांत के वेतन का बटा 2 और प्रशांत के वेतन का बटा 2, ये माइनस कर ले। फ़र्क का मतलब यहाँ पे माइनस है, अंतर से है, और ये इक्वल है दोनों के वेतन के योग के 3/10 के बराबर। तो S + P और इसका हो गया 3/10, इसके बराबर हो गया। अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, S - P/2 हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा 3S प्लस, ये 3S हो गया प्लस 3P और बटा 10 हो गया। तो 2 से इसको काट दीजिए तो 5 हो जाएगा। फिर एक लाइन लिख लेते हैं, हालांकि ज़रूरत नहीं है। SP बराबर हो जाएगा 3S प्लस 3P और बटा 5। अब 5 इधर ट्रांसफ़र ले लेते हैं, 5S - 5P और बराबर 3S प्लस 3P। अच्छा, अब इधर 3S आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, 2S हो जाएगा, और ये बराबर उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 8P हो जाएगा, यानी S बराबर 4P आ गया। S बराबर 4P आ गया, यानी S की जो वैल्यू है, सुशांत का जो वेतन है वो प्रशांत के वेतन का 4 गुना है। अब इसमें पूछ रहा है प्रशांत की तनख्वाह यानी P, प्रशांत की तनख्वाह P सुशांत की तनख्वाह के संदर्भ में कितने % है, यानी सुशांत का मतलब S का मतलब 4P,
तो P/4P इंटू 100 अगर आप करेंगे तो P कैंसिल हो जाएगा और कितना आ जाएगा 25%। तो इस तरह से इजी वे में आप बना सकते हैं, इसको देख सकते हैं और वैसे देखने से भी पता चल रहा है। चाहे तो आप ऐसे आंसर दे सकते हैं, इतना ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसका सही आंसर आपका होगा 25%। तो आज के इस वीडियो क्लास में हमने आपको UPSI 2016-17 का जो ऑनलाइन पेपर हुआ था उसका संख्यात्मक योग्यता यानी नंबर एबिलिटी वाले सेक्शन में परसेंटेज को उठाया था और परसेंटेज से संबंधित जो भी सवाल पूछे गए हैं सभी पेपर 27 टोटल पेपर का कलेक्शन है। इसमें से शॉर्ट लिस्ट कर लूँगा, शॉर्ट लिस्ट करके और उनको जो है 10-10-12 जैसा भी होगा सुविधा के अनुसार वो मैं आपको करा दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं, धन्यवाद।